तो हम लोगों का चैप्टर पढ़ के हो चुका है पूरा। आज सिर्फ और सिर्फ मार्किंग करनी है, ज़्यादा मार्किंग नहीं है, छोटी सी है, कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन की और इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की, बस। तो इसकी मार्किंग शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला तो ये जो पर्टिकुलर वर्ड है, इस वर्ड से ही आप लोगों के पास MCQ आ जाएगा। तो अपनी नोट्स कॉपी खोलना, मतलब जिसमें नोट्स लिखते हो, उस पर्टिकुलर नोट्स में मैं हेडिंग डलवाती हूँ ना नोट्स, उस नोट्स का पहला पॉइंट यही लिखना, ठीक है, कि क्लोरीन वॉज डिस्कवर्ड बाय दिस बंदा। कल को हो सकता है 1 मार्क MCQ के लिए आ जाए, हो सकता है 1 मार्क क्वेश्चन आंसर के लिए आ जाए, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स है, बुक में से कुछ भी आ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो आपके शेल थे, उन्होंने तो क्लोरीन की डिस्कवरी कर दी, बट क्लोरीन जो होता है, ठीक है, उसको उसका नाम क्लोरीन देना और उसके एलिमेंट्री नेचर के बारे में बताना, ये सारी चीज़ें बेसिकली डेवी नामक एक दूसरे साइंटिस्ट ने की, ठीक है। तो 2 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं अलग अलग ईयर्स में, ठीक है। तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए कि किसने क्या काम किया और कितना काम किया। तो इसको लिख दो नोट्स नंबर 2 में, ठीक है, इसको लिख दो नोट्स नंबर 2 में। तो नोट्स नंबर 2 में क्या लिखोगे? डेवी established chlorine elementary nature and suggested its name as chlorine। ताकि नाम किसने दिया और सबसे पहली बार ढूंढा किसने, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्या अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन वाला। प्रिपरेशन से सवाल किस तरीके से पूछे जाएंगे? सबसे पहला सवाल, हाउ क्लोरीन कैन बी प्रिपेयर्ड। तो जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे अनगिनत तरीके हो सकते हैं क्लोरीन को प्रिपेयर करने के, तो हम लोगों को लेकिन उन अनगिनत तरीकों में से 2 तरीके के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि जो HCl होता है, अगर इस HCl में कुछ आप ऐसे सब्सटेंस डाल दो जो क्या हो, जिनका नेचर कैसा हो, जिनका नेचर हो किस प्रकार का, ऑक्सीडाइजिंग वाले नेचर का, मतलब खुद का वो रिडक्शन करेंगे और किसी और का ऑक्सीडेशन करेंगे, तो ऐसे कंपाउंड्स के साथ प्रोडक्ट बन जाता है। तो जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 1 है, उसमें देखो उन्होंने HCl के साथ यूज़ किया है MnO2 को, और मेथड नंबर 2 में उन्होंने HCl के साथ यूज़ किया है KMnO4 को। KMnO4 तो यार दुनिया का बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KMnO4 और K2CR2 सर, उन्होंने इन दोनों को यूज़ किया है। तो देखो हुआ क्या, MnO2 किस में कन्वर्ट हो गया? MnCl2 में, और HCl का जो Cl है वो Cl किस में कन्वर्ट हो गया? आप लोगों के Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस में। तो इस तरीके से हम लोगों का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है, उस मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो हमारी पहली स्टेप है वो कंप्लीट हो गई कि आप क्लोरीन गैस को प्रिपेयर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ MnO2। बल्कि यही वो फर्स्ट मेथड थी, बल्कि इसी को आप ये कहोगे कि ये वो मेथड थी जिससे क्लोरीन की डिस्कवरी हुई थी। जो शेल ने, आपके जर्मन स्वीडिश केमिस्ट ने 1774 में जब पहली बार क्लोरीन को डिस्कवर किया, तो उन्होंने इसी रिएक्शन के थ्रू डिस्कवर किया था। तो ये रिएक्शन तो बल्कि एकदम रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो जो पहला है क्वेश्चन नंबर 1, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में अपना क्या लिखना है, हाउ विल यू प्रिपेयर क्लोरीन। अब इस टाइप का क्वेश्चन आया, और अगर ये क्वेश्चन आ गया 2 मार्क्स का, तो 2 मार्क्स का मतलब ये होता है कि वो आपसे बेसिकली दोनों प्रिपरेशन चाह रहा है। सिर्फ एक प्रिपरेशन लिख के टुनटुनाते हुए घर मत आ जाना, वो आपसे दोनों प्रिपरेशन चाह रहा है कि दोनों लिखो भाई, दोनों, ठीक है। 1 मार्क्स पहली वाली के लिए, दूसरे मार्क्स दूसरी वाली के लिए। और प्रिपरेशन लिखने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिएक्शन लिख कर आना, स्टेटमेंट्स लिखना। अब जैसे यहाँ पर जो प्रिपरेशन नंबर 1 है, उसमें तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, तो स्टेटमेंट अगर नहीं है तो तुम बनाओ, ऐसा लिखो कि क्लोरीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ MnO2 एंड HCl, ऐसा तुम लिखो,
ठीक है, तुम बनाओ स्टेटमेंट को, नहीं है तो तुम बनाओ। अपनी मर्जी से बनाने में कितना वक्त लगता है, 10 सेकेंड लगता है हार्डली। फिर उसके बाद रिएक्शन लिखो। अच्छा, तो हाउ विल यू प्रिपेयर क्लोरीन, अगर ऐसा होगा तो इसका आंसर देखो ऐसे लिखना है, क्लोरीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंने बताया था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बस कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा लो। तुम्हारी सिलेबस बुक में, बोर्ड्स की सिलेबस बुक में सिर्फ 2 ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दी है, तो आपको 2 ही याद रखना है। तो पहला पॉइंट तो यही लिखोगे, उसके बाद दूसरा पॉइंट ये लिखोगे, दूसरे पॉइंट का ए पॉइंट ऐसा बनाना, मैंगनीज डाइऑक्साइड। फिर स्टेटमेंट लिखना कि HCl इज ट्रीटेड विथ MnO2 टू फॉर्म Cl2। ठीक है, फिर रिएक्शन लिखना। फिर उसके बाद 2 का बी पॉइंट बना लेना, पोटेशियम पर मैग्नेट। फिर लिखना HCl इज ट्रीटेड विथ KMnO4, ठीक है, टू प्रोड्यूस क्लोरीन। तो ये देखो, ये रहा KMnO4, ये रहा HCl। जैसा कि मैंने बताया था, HCl खुद को किस में कन्वर्ट कर लेगा, Cl2 में। तो देखो यहाँ पर भी वही हुआ। और KMnO4 में जो KMnO4 है उसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा, MnCl2 में। तो ये आपने कर लिया। अगर आप पूरी रिएक्शन याद नहीं रख पाते हो ना, तो आप जितना मैंने बताया है MnCl2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ Cl2, 5 वगैरह भी याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ इतना भी लिख के आ सकते हो पेपर में। इस चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हो, KMnO4 प्लस HCl, उसके बाद एरो के बाद MnCl2, और यहाँ पे लिख दिया Cl2 प्लस बाई प्रोडक्ट्स, ऐसा लिख देना। ठीक है, ऐसा, क्योंकि मेन इसमें क्या है कि क्लोरीन बनी कि नहीं बनी वो बताओ, और दूसरा जो आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है मैंगनीज, उसके साथ क्या हुआ। तो मैंगनीज वाला MnCl2 में कन्वर्ट हो गया और HCl वाला Cl2 में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो वो हमने बता दिया। बाद में आपने उस रिएक्शन को बैलेंस किया नहीं किया, आपने अदर बाई प्रोडक्ट लिखे नहीं लिखे, KCl लिखा नहीं लिखा, H2O लिखा नहीं लिखा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये हो गया हम लोगों का प्रिपरेशन करने का पहला तरीका। ये एग्जैक्टली ये पहला तरीका है। इस पहले तरीके में आपने क्या डिस्कशन किया कि अगर हम HCl की रिएक्शन किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवाते हैं तो, ठीक है। अब आते हैं इसके दूसरे तरीके पे, दैट इज़ सेकेंड मेथड। तो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो पहले मेथड के ही 2 एग्जाम्पल्स थे, अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड मेथड। तो पॉइंट नंबर 3 डाल देना, क्लोरीन कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय, 1 मिनट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और इसमें तो भाई देखो आपको स्टेप्स याद करनी ही पड़ेगी, इसका तो कोई इलाज नहीं है, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से हाउ विल यू प्रिपेयर क्लोरीन, ये क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स के लिए, तो ये आपको, या 2 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए, तो ये आपको पूरा लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से हो सकता है तुम्हारे टीचर तुमको सब पार्ट्स में क्वेश्चन पूछें।
ठीक है, अब देखो पूछने वाला जो एग्जामिनर है वो इस सेम क्वेश्चन को इस लैंग्वेज में भी आपसे पूछ सकता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर, ठीक है, हाउ विल यू प्रिपेयर क्लोरीन, ठीक है, विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, आप एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से एंड HCl की मदद से आप कैसे प्रिपेयर करोगे। तब आपको जो आंसर लिखना है ना वो बेसिकली लिखना है पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 का A एंड पॉइंट नंबर 2 का B। जितना पूछा है सिर्फ उतना। फिर सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा भी पूछा जा सकता है, हाउ विल यू प्रिपेयर Cl2, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ H2SO4 एंड NaCl। तब आपको इसमें आंसर में क्या लिखना है, वो पॉइंट नंबर 3 पूरा का पूरा। तो टोटल इस पैराग्राफ से 3 प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते थे, उस पर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। ठीक है, वैसे तो मैं ये सब सिखा चुकी हूँ, सिर्फ मैं अभी मार्किंग करा रही हूँ। खैर, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन में। तो इसमें तो जैसा कि H2SO4 की मैन्युफैक्चरिंग में जितनी फेमस कॉन्टैक्ट प्रोसेस थी 1 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए या MCQ के लिए, उतनी ही फेमस आपकी डेकॉन्स प्रोसेस भी है, उतनी ही ज़्यादा फेमस। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपका ऐसा आ जाएगा, व्हाट इज़ डेकॉन्स प्रोसेस। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ गया। अब ये हो सकता है 1 मार्क के लिए आए, हो सकता है 2 मार्क के लिए आए, तो जितने भी मार्क्स के लिए आए इसका आंसर बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है, यहाँ से लिखना शुरू करना है ये, ठीक है, और ये रिएक्शन लिखनी है और बस ख़त्म। और उसके बाद रिएक्शन लिखने के बाद एक लाइन ज़रूर लिखना, दिस इज़ नोन एज डेकॉन्स प्रोसेस। ये आपको आवश्यक है लिखना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में आप ये लिख सकते हो, और हाउ क्लोरीन इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। जैसा कि मैंने बताया था कि इसी को ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस का मतलब यहाँ ब्रैकेट में लिख देना ब्राइन इलेक्ट्रोलिसिस, कि किसकी इलेक्ट्रोलिसिस बोल रहा है, ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस कह रहा है। फिर अपनी मार्किंग शुरू करो। तो देखो तुम्हें याद होगा जब मैंने इस चीज़ को पढ़ाया था तो मैंने डायग्राम बनाया था, याद आ रहा है। अदरवाइज जब तुम 10th में थे तब भी तुम्हारी बुक में डायग्राम होता होगा इलेक्ट्रोलिसिस और ब्राइन का। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो देखो सबसे पहला पॉइंट आप डायग्राम बनाओगे। टेक्स्ट बुक में दिया हो या ना दिया हो, आपको तो वो वाला डायग्राम बनाना है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखोगे, पॉइंट नंबर 2 में ये लिखोगे कि कैथोड पर क्या हुआ, ठीक है, बराबर। और पॉइंट नंबर 3 में ये लिखोगे एनोड पे क्या हुआ। और पॉइंट नंबर 4 पे मैं ये बता रही हूँ कि ये वर्ड लिखना, इन दिस वे क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड। बस खत्म। पूरा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, नीचे NaOH बनता है, क्यों, क्योंकि ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन मैंने तो आपको पढ़ा दिया है, तो जब मैंने आपको पढ़ा दिया है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड आपको जो क्वेश्चंस है वो आराम से पूछे जाएंगे अगर लेट्स से MCQ पेपर मेंस वगैरह में होता है तो। खैर आगे कंटिन्यू करो, दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरीन। तो जैसा मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया था कि इसके कुछ गिने चुने पॉइंट्स ही आपको याद रखने चाहिए, जैसे कि वो ग्रीनिश येलो कलर की होती है। तो इसको तो अपने नोट्स में भी डाल देना, इसको अपने नोट्स नंबर 3 में डाल देना, Cl2 कलर, छोटा सा गैप, ग्रीनिश येलो। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट ये लिखोगे, क्लोरीन इज ग्रीनिश येलो गैस, ये आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये लिखोगे, इट हैज़ पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑर्डर। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 लिखोगे, इट इज़ पॉइजनस इन नेचर। ठीक है, और पॉइंट नंबर 4 में तुम ये लिख सकते हो, इट इज़ 2 to 5 टाइम हैवियर देन एयर। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट्स में से आप कोई भी अपनी मर्जी का एक पॉइंट लिख लो, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाला क्वेश्चन आएगा तो मुझे नहीं लगता 2 मार्क्स से ज़्यादा के लिए आएगा, और 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट सफिशेंट है। तो 3 पॉइंट्स तो बहुत ही ईजी है, ऊपर ही हमने मार्क कर लिए। जो चौथा पॉइंट है वो मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, आप उसको अपने हिसाब से, आप जिसको जो आसान लगता है वो इंसान वो पॉइंट लिख ले।
तो डिफाइन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन, क्वेश्चन लिखना व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। नेक्स्ट में आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो टोटल कितनी केमिकल प्रॉपर्टीज है क्लोरीन की, 8 केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो कभी भी पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आएगा कि डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन और आपको 8 लिखनी पड़ रही है। पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि डिस्कस एनी 4 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन, एनी 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन, या फिर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है वो आपको बता देगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करो, नॉन मेटल के साथ प्रॉपर्टी डिस्कस करो, हाइड्रोकार्बन के साथ प्रॉपर्टी डिस्कस करो, इस तरीके से, ठीक है। और जो जो पूछेगा वो लिखाना। तो बेसिकली याद 8 होनी चाहिए, उसमें से पेपर में पूछा क्योंकि कुछ भी जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की हेडिंग डालना और उस क्वेश्चन में लिखना डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑफ क्लोरीन बराबर, अच्छा विथ रिस्पेक्ट टू, ये क्वेश्चन है विथ रिस्पेक्ट टू। अब अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अब विथ रिस्पेक्ट टू के बाद सुनो पहला पार्ट, पहले पार्ट में लिखना विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन विथ मेटल्स, दूसरे पार्ट में लिखना रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, तीसरे पार्ट में लिखना एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, चौथे पार्ट में उसका लिखना रिएक्शन विथ NH3, पांचवें पार्ट में लिखना रिएक्शन विथ अल्कली, छठवें पार्ट में लिखना रिएक्शन विथ हाइड्रोकार्बन, उसके बाद 7th पार्ट में ऑक्सीडाइजिंग, 8th पार्ट में ब्लीचिंग। ये क्वेश्चन है क्योंकि 8 केमिकल प्रॉपर्टीज है, 8 के मैं अलग अलग 8 बार क्वेश्चन बनाऊंगी, इससे बेटर है कि मैंने एक ही बार क्वेश्चन बना दिया, उसके 8 सब पार्ट्स कर दिए। अब बारी आती है आंसर लिखने की। तो अभी जब आंसर हम लिखेंगे तो सबसे पहला उसने पूछा है रिएक्शन विथ मेटल, तो अच्छे से पहले तो हेडिंग डालना रिएक्शन विथ मेटल्स, ताकि पता चले कि तुम क्या कर रहे हो। अच्छा ये भी लिख देना कि रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ मेटल्स, नहीं तो रिएक्शन विथ मेटल्स से समझ में नहीं आ रहा ना किसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है। खैर रिएक्शन ऑफ Cl2 विथ मेटल्स, ये लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे के केस में क्या हो जाएगा, उसमें आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है, कितना लिखना है, मैं मार्क कर देती हूँ। ये लिखना पड़ेगा क्लोरीन रिएक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म क्लोराइड्स। अब देखो इतने सारे मेटल्स हैं और क्लोरीन की रिएक्शन आप किसी के साथ भी कराओ और कोई भी दो एग्जाम्पल दे दो। ज़रूरी नहीं है कि जो 2 एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हैं आप वही दो, आप ये भी दे सकते हो MgCl2 है ना, CaCl2, आपको जो मेटल पसंद है आप वो ले लो, उसकी रिएक्शन आप क्लोरीन के साथ करवा दो। बस ऑक्सीडेशन स्टेट का ध्यान रखना कि मेटल आप गलत ना लें। जैसे पता चले कोई ले तो एल्यूमिनियम ही रहा है बट +3 की जगह गधा +2 लेके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपकी मर्जी है, कोई बाउंड नहीं है, इसीलिए इसमें रेक्टिफिकेशन कम है। जिसने 10वीं कक्षा अच्छे से पढ़ी है, जिसको अच्छे से आता है, अच्छा प्रोडक्ट ऐसे बनाते हैं, अच्छा रिएक्शन ऐसे कराते हैं, उनके लिए ये आसान है। नेक्स्ट में आते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स के बाद बी पार्ट का आंसर लिखना होगा रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स। उसमें भी एक ही लाइन लिखनी है, क्लोरीन रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल टू फॉर्म देयर क्लोराइड्स। चाहे वो मेटल के साथ रिएक्ट करे, चाहे वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करे, बनाना उसने क्लोराइड ही है। हाँ, लेकिन ये तुमको बाय हार्ट इन दोनों रिएक्शंस को लर्न करना है। इसमें अपनी कोई खोपड़ी नहीं चलानी है कि अपनी मर्जी से कोई दूसरा नॉन मेटल ले आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये वाली जो रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन को तो तुम वी IMP मार्क कर लो, क्योंकि यही सेम रिएक्शन हम लोगों ने कुछ दिनों पहले जब हम लोग कंपाउंड्स ऑफ सल्फर पढ़ रहे थे ना, आई थिंक उस दिन भी हम लोगों ने देखी थी। कहाँ देखी थी एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रहा है, बट वहाँ भी देखी थी, बुक में ना हो शायद, माइट भी मैंने पढ़ाई हो, ठीक है। तो उस रिएक्शन को तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मार्क करके चलो कि यार वो रिएक्शन तो मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खैर पता नहीं, जान दो, अभी दिख नहीं रहा है मुझको, तो हो गया ख़त्म। फिर नेक्स्ट आते हैं तीसरे पार्ट में एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। कल को ऐसा भी लिख के आ सकता है या फिर रिएक्शन विथ हाइड्रोजन ऐसा भी लिख के आ सकता है, ठीक है। अच्छा तो इसमें क्या लिखोगे, इसमें ये लिखोगे इट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन एंड कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन टू फॉर्म HCl। मतलब चाहे वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करे या हाइड्रोजन के कंपाउंड से रिएक्ट करे, मतलब जिनमें हाइड्रोजन मौजूद है, बनाना उसने हमेशा HCl ही है। तो आप ये लिख सकते हो H2 + Cl2 बनाएगा HCl। फिर आपको ये वाली रिएक्शन बहुत अच्छे से याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर H2S बदबू वाली गैस, बहुत गंदी बदबू आती है इस गैस से,
प्लस Cl2, ये वाली गैस, इन दोनों गैस की रिएक्शन करा दे तो HCl प्लस क्या बनेगा, सल्फर। तो ये रिएक्शन भी बाय हार्ट याद होनी चाहिए। फोर्थ, इस रिएक्शन, अगर मैं एग्जामिनर होती तो मैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी फोर्थ वाली रिएक्शन से पूछती, ठीक है। क्यों इससे पूछती, क्योंकि इसमें इतना मस्त है कि अगर आपने एक्सेस में अमोनिया लिया तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, अगर आपने एक्सेस में क्लोरीन लिया तो आपका अलग प्रोडक्ट बनेगा। पढ़ाते वक्त मैंने एक्सप्लेन किया है कैसे, बट दोनों में देखो अलग प्रोडक्ट बन रहा है। तो ऐसे केस में अगर मैं एग्जामिनर होती ना, मैं इसी से क्वेश्चन पूछती ताकि एक स्टूडेंट कंफ्यूज है। और तुम याद रखो, अगर मैंने यहाँ ट्यूशन में टेस्ट लिया तो मैं इसी, ये वाला क्वेश्चन तो एकदम कंफर्म रहेगा। इससे रिलेटेड मैं MCQ पूछ सकती हूँ, इससे रिलेटेड मैं डायरेक्टली रिएक्शन पूछ सकती हूँ कि व्हाट विल हैपन इफ अमोनिया, एक्सेस ऑफ अमोनिया रिएक्ट्स विद क्लोरीन, व्हाट विल हैपन इफ एक्सेस ऑफ क्लोरीन रिएक्ट्स विद अमोनिया, इस तरीके का पूछ सकती हूँ, ठीक है, ऐसा पूछ सकती हूँ मैं। खैर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्शन विद अमोनिया की कल को केमिकल प्रॉपर्टी अगर आती है डिस्कस करने के लिए, तो उसमें आपको 2 केसेस बनाने हैं, केस 1 केस 2। केस 1 की हेडिंग डालना और क्या लिखना कि क्लोरीन व्हेन रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ अमोनिया गिव्स अमोनियम क्लोराइड एंड नाइट्रोजन, और ये वाली रिएक्शन। फिर उसके बाद लिखना एक्सेस ऑफ क्लोरीन रिएक्ट्स विद अमोनिया टू गिव नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। और थोड़ा सा फोकस रखना कि मैंने बताया था पढ़ाते वक्त भी कि NCl3 एक एक्सप्लोजिव होता है। कल को हो सकता है आपको डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन ना पूछा जाए, आपको थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाए, अरे देख देख, बता बता, हम लोग रिएक्टेंट क्या लें ताकि एक एक्सप्लोसिव बने, बताओ हम रिएक्टेंट क्या लें। NCl3 एक एक्सप्लोसिव है, तो बताओ इस NCl3 को बनाने के लिए क्या रिएक्टेंट लिया गया होगा। और MCQ में सोचो ऑप्शंस मैं कैसे देती, N2 प्लस Cl2 इक्वल रेशो, सॉरी N2 गलती से बोल दिया, NH3 प्लस Cl2 इक्वल क्वांटिटी, NH3 प्लस Cl2 NH3 एक्सेस में, NH3 प्लस Cl2 Cl2 एक्सेस में, और मैं डी ऑप्शन देती मतलब ऑल ऑफ दिस, मतलब तीनों से बनाया जा सकता है। तो ऐसे में बेसिकली वो आपकी क्षमता जज कर रहा है कि अच्छा इस लड़के या इस लड़की को याद भी है क्या कि NCl3 को बनाने के लिए Cl2 एक्सेस में लगता था, तो वो वाले ऑप्शन को मार्क करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन रिएक्शन लिखने के लिए आ सकता है, इससे उल्टा घुमा फिरा के MCQ पूछा जा सकता है, इससे केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने के लिए आ सकता है, ठीक है। क्या आगे कंटिन्यू करते हैं। 5th पॉइंट में मतलब मूव करो, रिएक्शन विद अल्कली। देखो पढ़ाते वक्त भी बताया था मैंने, ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें बस इतना याद रखना है कि अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करते हो तो क्या बनेगा, हॉट एंड कंसनट्रेटेड के साथ रिएक्ट करते हो तो क्या बनेगा। कोई डिफरेंस नहीं है, देखो दोनों के रिएक्टेंट सेम है, कोल्ड एंड डाइल्यूट में भी NaOH है, हॉट एंड कंसनट्रेटेड में भी NaOH है, कोल्ड एंड डाइल्यूट में भी Cl2 है, हॉट एंड कंसनट्रेटेड में भी Cl2 है। प्रोडक्ट में देखो NaCl है, बट डिफरेंस ये है कि इसके पास बनेगा NaOCl और इसके पास बनेगा NaClO3, ये डिफरेंस है। तो पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसको लिखेंगे कैसे, ये दोनों रिएक्शंस लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, तो उसमें वही बनाना केस 1 केस 2। केस 1 में क्या लिखोगे कि क्लोरीन रिएक्ट्स विद अल्कली इन कोल्ड एंड डाइल्यूट सिचुएशन, ठीक है, एज फॉलोज। उसके बाद रिएक्शन केस 2 क्या बनाना कि आप लोगों का क्लोरीन रिएक्ट्स विद NaOH इन हॉट एंड कंसनट्रेटेड सिचुएशन, ठीक है, आप लोगों का एज फॉलोज, खत्म। अच्छा, उसी के बाद ये केस 1 हो गया, केस 2 हो गया। अब इसी केस 1 केस 2 में एक सेकेंड पॉइंट बनाना, मतलब वो फर्स्ट पॉइंट के केस 1 और केस 2 थे, अब इसी का केस 2 खत्म होने के बाद पॉइंट नंबर 2 बनाना। पॉइंट नंबर 2 में ये लिखना कि क्लोरीन रिएक्ट्स विद, ठीक है, ड्राई स्लेक्ड लाइम इसे कहते हैं CaOH बोलते हैं इसको, टू गिव ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ये। और बल्कि मैं बता दूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ से तो क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जाएगा, हाउ ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड, कल को ये पूछ लेगा। बल्कि ये क्वेश्चन तो आपको 10th क्लास में भी होगा जब आपने ये सॉल्ट्स वाला पार्ट पढ़ा होगा, या फिर 9th क्लास में होगा जब आपने 9th क्लास में एसिड बेसिस पढ़ा होगा। तो हाउ ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड, तो ये इसका आंसर होगा, ये पूरा यहाँ से शुरू करोगे और यहाँ पे ख़त्म करोगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। फिर
खैर हमारा टॉपिक चल रहा था रिएक्शन विथ हाइड्रोकार्बन्स। ये मुझे उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता कि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ, इससे क्वेश्चन डायरेक्टली रिएक्शन के फॉर्म में पूछा जाएगा। आपको इतना लिख कर दे देगा और आपको ये पीछे का बताना है, आपको इतना लिख कर दे देगा और आपको ये पीछे का बताना है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खैर पार्ट है। तो अगर पेपर में आता है तो ये 2 रिएक्शंस तो आपको डिस्कस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और ऊपर ये स्टेटमेंट थ्योरी लिखनी पड़ेगी, बट मुझे ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं लगता कि यार, क्योंकि इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो अमोनिया है, NaOH वाला है, क्वेश्चन वहाँ से पूछ लेगा। खैर, जैसा कि तुम जानते हो, आपने जो SO2 पढ़ा था, SO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट था। H2SO4 जो आपने पढ़ा था वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। तो यहाँ पे जो Cl2 है वो भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब बस आपको केसेस बनाने। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट जब ये आएगा तो सबसे पहले पॉइंट में ये लिखना, क्लोरीन इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि क्लोरीन क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 2 से एग्जाम्पल ठोकना शुरू करो। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स वेयर क्लोरीन बिहेव्स लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर एज फॉलोज। एग्जाम्पल ठोकना शुरू करते जाओ, फट 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 फट, ठीक है। अच्छा, पहला एग्जाम्पल ये लिखेंगे। अब देखो, इन एग्जाम्पल्स को याद करने में होती है स्टूडेंट को दिक्कत। तो ऐसे केस में मैं कभी इन एग्जाम्पल्स को ऐसे याद नहीं करूँगी। मैं इन्हें कैसे करूँगी, सिंपल है कि अगर Cl2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो किसी ना किसी को ऑक्सीडाइज करेगा। तो मैं रिएक्टेंट में ले लूँगी Fe2+ और मैं ले लूँगी Cl2, ठीक है। और उसके बाद मैं एरो दे के लिख दूँगी Fe2+ को ज़रूर किस में कन्वर्ट किया होगा, Fe3+ में, और खुद Cl2 बेचारा किस में कन्वर्ट हो गया होगा, HCl में। बस इतना। बाकी की ताम झाम बैलेंसिंग, Fe2+ को FeSO4 लिखना, Fe3+ को Fe2SO4 होल थ्राइस लिखना, मैं ये नहीं करूँगी। अगर आपको याद रहता है तो आप करिए, बट अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप डायरेक्ट जैसा मैंने लिखा है वैसा लिखिए, कोई मार्क्स नहीं काटेगा। क्योंकि बेसिकली जो मोटो है, जो हमारा एम है कि समझाना कि किस तरीके से क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, वो तो हो गया ना। कोई तुम्हारा बैलेंसिंग देखने के लिए कोई एग्जामिनर वहाँ नहीं बैठा है, ठीक है। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया, सेकेंड पॉइंट का ए पॉइंट। फिर इसी का आप दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हो कि आपके पास SO2 है, आपके पास Cl2 है, SO2 कन्वर्ट हो गई SO4 2 नेगेटिव में, और Cl2 कन्वर्ट हो गया HCl में। ये हो गया आपका दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल आपको ये लिख सकते हो कि I2 है, I2 में मैंने Cl2 डाला तो खुद Cl2 तो कन्वर्ट हो जाएगा HCl में, और I2 को कन्वर्ट कर देगा किस में, आपके, बताओ। अब ऑब्वियस है कि I की कुछ ना कुछ तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो वो कन्वर्ट कर देगा उसको I⁻+5 में, ये ऐसे में। खैर, ये अगर आप याद रख लें कि I⁻+5 यहाँ पे कौन है तो ये बेटर होगा, क्योंकि यूजुअली लोगों को पता नहीं होता कि I⁻+5 कौन है, ठीक है। एक D नंबर का एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि आपके पास SO3 2 नेगेटिव था, उसमें मैंने Cl2 डाला तो Cl2 ने खुद को तो कन्वर्ट कर लिया HCl में, और SO3 2 नेगेटिव कन्वर्ट हो गया SO4 2 नेगेटिव में। तो 4 एग्जाम्पल हैं, पेपर के वेटेज के अकॉर्डिंग देख लेना। 2 मार्क्स के लिए अगर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के लिए बोल रहा है, वैसे तो 2 एग्जाम्पल सफिशिएंट होते हैं, तुम 3 लिख कर आ जाना, बी ऑन अ सेफर साइड, ठीक है। खैर, अब एक और 8वीं प्रॉपर्टी आपसे पूछी जाएगी, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। ब्लीचिंग प्रॉपर्टी में आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे इसमें देखो, अगर मुझको पूछे तो इसमें मैं ऐसे लिखूँगी, रुको रुको रुको, हाँ, यहाँ से लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये यहाँ तक, ये बस इतना लिखना है। अच्छा, उसके बाद अलग से आपको एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट रिएक्शंस, सिर्फ रिएक्शंस पूछ रहा है, विच एक्सप्लेन ब्लीचिंग नेचर ऑफ क्लोरीन, जो क्लोरीन के ब्लीचिंग नेचर को एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। ऐसी वाली आप क्या बता दीजिए मुझको, रिएक्शंस। तो फिर आपको अपने आंसर में सिर्फ ये 2 पॉइंट्स लिखना है, ठीक है, ये वाला, और बस ख़त्म। उसके अलावा
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं हम लोग यूजेस में। तो डिस्कस द यूजेस ऑफ आपके क्लोरीन। आपकी चॉइस है, आपको जो यूजेस लिखने हैं आप लिख लीजिए, ठीक है। बट जैसा कि मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया था, ये पर्टिकुलर यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को इससे एमसीक्यू निकाला जा सकता है कि किस मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए क्लोरीन को इस्तेमाल किया जाता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। उसके अलावा ये जो नीचे वाला है, इसमें जो ये अलग अलग गैसेस के नाम दिए हैं, फॉस्जीन गैस का फॉर्मूला, टीयर गैस का फॉर्मूला, मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला, तो इन फॉर्मूलों से डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि फॉर्मूला ऑफ मस्टर्ड गैस इज डैश, ऑप्शन दे देगा 4, खत्म। तो इससे यूजेस वाले सेक्शन से इस तरीके से क्वेश्चन प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है इसको अपने नोट्स नंबर 4 में लिख देना। नाम लिखना गैस का, छोटा सा डैश देके बाजू में फॉर्मूला लिख देना। फिर अगेन नाम लिखना गैस का, टीयर गैस का, फिर बाजू में उसका फॉर्मूला, फिर मस्टर्ड गैस का, फिर उसका फॉर्मूला, ठीक है। इस तरीके से बराबर है। खैर, तो ये हो गया हम लोगों का। अच्छा, और जैसा कि मैंने बताया था, जब हम लोग ब्लीचिंग करते हैं, ठीक है, जब हम लोग ब्लीचिंग करते हैं क्लोरीन से, तो क्लोरीन की ब्लीचिंग परमानेंट होती है। लेकिन जब हम ब्लीचिंग करते हैं SO2 से, तो उसकी ब्लीचिंग टेम्पररी होती है, ध्यान रखना, है ना। क्लोरीन की ब्लीचिंग परमानेंट होती है। खैर, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये भी आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन क्लोराइड को किसने पहले डिस्कवर किया था या पहले किसने प्रिपेयर किया था। तो ये साइंटिस्ट बाबा का नाम अपनी नोट्स नंबर 5 में डाल देना कि HCl वॉज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय ग्लोबर, ऐसा लिख देना। ईयर याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो, ऊपर भी डेवी आ गए थे बीच में टांग अड़ाते हुए, और यहाँ पे भी डेवी आ गए टांग अड़ाते हुए। डेवी ने फिर क्या किया, 1810 में ये शो किया, इस बात को प्रूव किया कि हाइड्रोजन क्लोराइड जो है उसके अंदर बेसिकली एक H होता है और एक Cl होता है, मतलब किस चीज़ से बनी है। तो इसको अपने नोट्स नंबर 6 में लिख देना, ताकि क्लोरीन के में डेवी ने क्या किया और HCl के इसमें डेवी ने क्या किया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन नंबर 11 इस तरीके पूछा जा सकता है, हु प्रिपेयर्ड, इस तरीके से, हु प्रिपेयर्ड, ठीक है, प्रिपेयर्ड HCl फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम एंड हाउ, मतलब पहली बार HCl को किसने प्रिपेयर किया और कैसे प्रिपेयर किया, ये आपसे पूछ लेगा। तो आपको अपना स्टेटमेंट ध्यान रखना है। यहाँ से यहाँ तक का आंसर ये आएगा, यहाँ से आपका आंसर शुरू होगा और यहाँ पे आपका आंसर ख़त्म होगा, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके पॉइंट्स, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं अगेन प्रिपरेशन वाले टॉपिक पर कि किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो देखो, ये वाला जो सबसे पहला पॉइंट है कि HCl गैस, ठीक है, और ये वर्ड ड्राइड, और उसके बाद एक ये वर्ड सल्फ्यूरिक एसिड, ये वर्ड बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको अपने नोट्स नंबर 6 में लिख देना। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि HCl गैस को ड्राई करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट्स नंबर 6 में। खैर, अभी हम लोग डिस्कशन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे ये पूछ लेगा, हाउ HCl गैस वॉज प्रिपेयर्ड, ठीक है, हाउ HCl गैस वॉज प्रिपेयर्ड। अगर ये क्वेश्चन पूछता है, या फिर ऐसा भी पूछ सकता है, इन लैबोरेटरी हाउ यू कैन प्रिपेयर HCl गैस। तो खैर, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, इस बार HCl गैस की प्रिपरेशन में एक ही मेथड दी है हमारे सिलेबस में, और वही हमारी प्रिपरेशन मेथड भी है, वही हमारी लेबोरेटरी मेथड भी है। तो हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि लैब वाली ये है, फैक्ट्री वाली ये है। अदरवाइज जो पुराने टॉपिक्स हैं उनमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि अच्छा लैब वाली मेथड ये है, इंडस्ट्रियल वाली मेथड ये है। खैर, तो यहाँ से अपना आंसर शुरू करोगे और ये रिएक्शंस पर लाकर रोक दोगे, ख़त्म। ये पूरा का पूरा आंसर है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये बनाना, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ HCl। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में लिख देना कलरलेस, दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी में लिख देना पंजेंट स्मेलिंग गैस। देखो, टोटल आपके सिलेबस में 4 चीज़ें हैं, H2SO4, HCl, Cl2, SO2, चारों के चारों पंजेंट है, किसी की भी खुशबू अच्छी नहीं है, सबकी बदबू ही है।
बस बेधड़क एकदम खुशी से याद रखना कि सबकी स्मेल कैसी है, पंजेंट है। और उसके बाद देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फिर आपको जो अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है आप वो रख लीजिए, क्योंकि इसमें डिपेंड कि आपको क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता है ना। अब बस लेकिन स्टार्टिंग की 2 मैंने मार्क करा दी है, नेक्स्ट 2 आप अपने हिसाब से शॉर्ट कर सकते हो। जैसे एक ये लिख सकते हो, इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर, बस ये 3 काफ़ी। और ये इतना लिख देना, इट कैन बी ईजिली लिक्विफाइड, बस इतना लिख देना। किस टेम्परेचर पे लिक्विफाई करते हो, कलरलेस होता है नहीं होता है, वो सब बकवास नहीं। इट कैन बी लिक्विफाइड, इट इज़ हाईली सोल्यूबल, खत्म। क्वेश्चन नंबर 13। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में अगेन वही कहानी, डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी, HCl की। तो देखो HCl की ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं है, सिर्फ 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो पेपर में डायरेक्टली सवाल आ सकता है, डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ HCl, ठीक है, और 3 मार्क्स के लिए। तो ऐसे केस में अगर ये सवाल आता है, अगर इस तरीके का सवाल आता है तो आपको ये 3 मार्क्स के लिए तीनों डिस्क्राइब करना है। हो सकता है कि 3 मार्क्स मतलब 3 मार्क्स के लिए ना पूछे, 1 मार्क के लिए पूछे। तो 1 मार्क के लिए अगर वो पूछेगा तो आपको मेंशन करेगा कि कौन सा वाला उसको होना, उसको NH3 वाला होना कि उसको एसिडिक वाला होना कि उसको नॉन मेटल वाला होना, वो मेंशन करेगा, ठीक है ना, वो मेंशन करेगा। तो ऐसे में अभी मैं मान के चल रही हूँ कि उसने तीनों पूछा है, तो तीनों में पहली एसिडिक प्रॉपर्टी हेडिंग डाल देना, ठीक है, और उसमें ये वर्ड लिख देना, हाइड्रोजन क्लोराइड इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर एंड आयोनाइजेस एज फॉलोज, और ये रिएक्शन लिख देना, बस इतनी। वो Ka वगैरह की वैल्यू आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, और ये नीचे का पैराग्राफ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये पहली एसिडिक प्रॉपर्टी खत्म। वैसे एसिडिक प्रॉपर्टी वो पूछे मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसमें कुछ पूछने लायक ही नहीं है यार, क्या पूछेगा। खैर, सेकेंड वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। चलो इसमें क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद अमोनिया गैस टू गिव वाइट फ्यूम्स, वाइट फ्यूम्स, और ये रिएक्शन लिख देना। ये तो मैंने बताया भी था, ये इसको एज अ टेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। खैर, तीसरी वाली केमिकल प्रॉपर्टी किसके साथ, एक्वा रीजिया के तौर पर, राइट, ठीक है। तो देखो सबसे पहला आपको यहाँ से लेकर ये वाला जो पार्ट है ना, इतना क्वेश्चन तो बल्कि आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ एक्वा रीजिया इज़ प्रिपेयर्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्वा रीजिया कैसे प्रिपेयर्ड होता है, या ऐसा पूछ लेगा व्हाट इज़ एक्वा रीजिया, कुछ भी पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्वा रीजिया होता क्या है, ध्यान रखना, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको तो सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है ना, आपको तो पूरा डिस्कशन करना नहीं है कि एक्वा रीजिया क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अगर केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने के लिए आता है तो आपको एक्वा रीजिया क्या होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्टली यहाँ से अपना आंसर शुरू कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये आपकी रिएक्शंस। अब देखो बुक में जब ये रिएक्शन लिखी गई हैं तो इनको थोड़ा सा गंदा कर दिया है, बट मैंने जब ये रिएक्शंस पढ़ाई हैं तो मैंने नोट्स कॉपी में कैसे लिखवाया है, AU प्लस HNO3 कंसनट्रेटेड लिख देना आगे, प्लस कंसनट्रेटेड HCl, फिर मैंने लिखवाया है AuCl4 निगेटिव, राइट, फिर NO प्लस आप लोगों का H2। तो वैसा ही लिखो तुम, इसके जैसे गंदगी वाला काम मत करो। बैलेंसिंग करना चाहते हो तो कर लेना, बट आई डू सजेस्ट कि मत ही करो, फालतू के बैलेंसिंग में मत पढ़ो, डायरेक्ट अपना आंसर लिखो, बात खत्म करो। और तुम ऑब्जर्व करोगे दोनों रिएक्शंस में कि लेफ्ट हैंड साइड में एक जगह आप गोल्ड ले रहे हो और एक जगह प्लैटिनम ले रहे हो, अदरवाइज दोनों तरफ HCl और HNO3 तो देखो कॉमन ही है। राइट हैंड साइड में भी H2O बनता है, राइट हैंड साइड में भी NO बनता है, सिर्फ प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है कि ऊपर AuCl4 नेगेटिव बनता है, यहाँ पे PtCl6 नेगेटिव बनता है, बराबर। ये रिएक्शंस लिख दो, खत्म। बल्कि ये तो इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसका तो क्वेश्चन अलग से पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ एक्वा रीजिया ऑन प्लैटिनम, व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ एक्वा रीजिया ऑन गोल्ड। तो मैं अलग से ऐसे 50 तो क्वेश्चंस बनाकर नहीं दे रही हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन याद है तो इसके अगर सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप तो आसानी से जवाब दे देंगे। तो इस तरीके से HCl वाली जो मार्किंग है वो हमारी ख़त्म होती है। आई थिंक मैंने इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की मार्किंग नहीं करवाई थी, तो खैर चलो अभी करवा देती हूँ, बहुत बड़ी यार, चलो ठीक है अभी करवा ही देते हैं ना, ताकि चैप्टर को ओवर करते हैं। फिर कौन सा क्वेश्चन नंबर चल रहा था हमारे नोट्स का, 14। चलो 14 में आप 15 में आ जाओ।
इसमें सबसे पहले ये पूछेगा व्हाट आर, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, मतलब 1 मार्क के लिए है ना। तो ऐसा लिखना हेलोजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फिर ये काट देना, फॉर्म बाइनरी कंपाउंड्स, फिर उसके बाद विथ हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन, ये काट देना, फिर लिखना विथ हेलोजेंस, ठीक है, एंड दे आर नोन एज इंटर हेलोजन कंपाउंड, और उन्हीं कंपाउंड्स को कहते हैं इंटर हेलोजन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, ख़त्म। और उसके अलावा ये एक पॉइंट और लिखना, द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, ये लिखना, ये एक पॉइंट और लिखना, मतलब अगर डिफाइन आता है तो उस डिफाइन में एक पॉइंट ये लिखोगे। और बाकी अच्छा, इसमें ये तो मैंने पढ़ाते वक्त भी ये चार्ट कंप्लीट करवाया है आपसे कि क्लोरीन को, अगर क्लोरीन मतलब कैसा, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लोरीन के अलग अलग इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बताइए, ब्रोमीन के अलग अलग इंटर हेलोजन कंपाउंड बताइए, आयोडीन के अलग अलग इंटर हेलोजन कंपाउंड बताइए। तो इस चार्ट से बेसिकली एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, तो इसको अपने नोट्स में लिखना और नोट्स में इसको याद करना, नोट्स में लिख देना, नोट्स नंबर 6 में लिख देना, और इनके एग्जाम्पल आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपसे ये पूछा जा सकता है, ऐसा डिफाइन पूछेगा इंटर हेलोजन कंपाउंड, तो जो मैंने ऊपर डिफाइन लिखी है वही आप यहाँ लिख देना, एंड राइट देयर क्लासिफिकेशन। अब वो तुमसे इसका क्या पूछ लेगा, क्लासिफिकेशन पूछ लेगा। तो पहला जो डिफाइन ऊपर मार्क कराया है वो डिफाइन लिख देना, डिफाइन लिखने के बाद क्लासिफिकेशन में ये लिख देना आपका पॉइंट नंबर 1 लिख दोगे, हाँ लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद अब इसकी क्लासिफिकेशन लिखनी है, तो क्लासिफिकेशन में ये आएगा आपका पॉइंट नंबर 2, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ये लिखना वेयर, ऐसा लिखना वेयर, ऐसे वेयर एक्स इज द हेलोजन हैविंग लार्जर साइज एंड, ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव को हटा के लिख देना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑब्वियस है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होगी उसी को आप मोर पॉजिटिव कहोगे। और एक्स डैश इज इतना, ये अपना पॉइंट नंबर 3, और ये क्लासिफिकेशन हो गया तुम्हारा ख़त्म, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को नोट्स कॉपी में लिखना, नोट्स नंबर 7 में जनरल फॉर्मूला ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड। डायरेक्ट 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए पूछा जा सकता है। मैं अगर होती तो मैं यही क्वेश्चन पूछती, मैं डिफाइन वगैरह नहीं पूछती, मैं यही पूछती व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड, 1 मार्क खत्म। तो वहाँ लिखते एक्स डैश एन, और उसके बाद ये भी लिखना कि वेयर एक्स इज द हेलोजन हैविंग लार्जर साइज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एक्स डैश इज द हेलोजन हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉलर साइज। तो मैं यही पूछती, तो नोट्स नंबर 7 में लिख देना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा। तो वैसे कौन सा क्वेश्चन नंबर चल रहा था हमारा 16, तो क्वेश्चन नंबर 17 में 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट रुको। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ली जाएंगी इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की। और देखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पूछता है ना, तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा पॉइंट है इसी को अपना पॉइंट नंबर 1 बना देना, और इस पॉइंट को काट दो कि द जनरल फॉर्मूला इज इतना इतना, वेयर एक्स बराबर इतना और एन बराबर इतना, ये लिख देना, ठीक है। और पॉइंट नंबर 2 ये लिख देना इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैव इवन नंबर ऑफ एटम्स, मतलब जब आप x और x डैश को ऐड करोगे तो हमेशा इवन नंबर आएगा। जैसे ClF3 तो Cl1 F3, तो टोटल कितना एडिशन आया 4, इवन नंबर ही आएगा, कभी भी ऑड नहीं आएगा, ऑड वाले पॉसिबल ही नहीं होते। बल्कि ये तो बहुत अच्छी ट्रिक हो गई
एक तरीके से ये याद रखने की कि इनमें से कौन सा इंटर हैलोजन कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकता है और कौन सा नहीं कर सकता है। जब दोनों एटम्स को ऐड करके ऑड आए तो उसको रिजेक्ट कर देना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये लिखना पॉइंट नंबर 3, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड। ये बेसिकली ऐसा, ये तो बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3। और एक्स डैश वाले जो एटम्स होते हैं वो हमेशा ऑड होंगे, ठीक है। एक्स डैश वाले एटम्स हमेशा ऑड होंगे, ठीक है। कभी आप ऐसा नहीं पा सकते कि एक्स डैश वाला एटम इवन होगा, राइट, क्योंकि अगर इवन होगा तो एडिशन फिर इवन नहीं आएगा, राइट। तो इसीलिए वो हमेशा ऑड ही रहेगा। और ये तो भैया सुपर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सुपर 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 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने देखो पढ़ाते वक्त भी इसको मार्क करा है। ये सारे के सारे लोग डायमैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। और ये वाला पॉइंट, तो ऐसे टोटल 6 पॉइंट्स बनेंगे। इस वाले पॉइंट को भी लिखना है, ठीक है। ऐसे टोटल 6 बनेंगे, हो गया। अब हाँ, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्वेश्चन बना लो, क्वेश्चन नंबर 18, और इसका आंसर बनाओगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसका आंसर बना लोगे, ठीक है। ये इसका आंसर डन, ओके। उसके बाद आ जाते हैं ऊपर, ये यूज़ या ब्रेन पावर, ये तो मेरे टारगेट से लिखना है और सिर्फ 1 वर्ड में लिखना, पूरा बड़ा सा आंसर मत लिखना है इसका, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा ये वाली चीज़ भी तुमको कंप्लीट करनी ही है, तो ये भी आपको अपने टारगेट से इसका आंसर मिलेगा, प्रॉपर तरीके से लिखोगे। इसमें देखो नाम कंप्लीट करना है। इस टाइप का क्वेश्चन तो पेपर में एक्टिविटी वाले क्वेश्चन के टाइप में आ सकता है, ऐसा चार्ट बन के आ जाएगा, डैश दे देगा, डैश को फिल करो, तो ये टारगेट में होगा, इससे आपको ये लिखना है। अच्छा, जैसा कि मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया था, आपको इस तरीके से चार्ट्स में कौन सी गैस का कौन सा कलर होता है ये याद होना चाहिए, है ना। तो ये चार्ट आपको लर्न करना है, इससे कल को क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए BRF वाली गैस का कलर क्या है, ICL वाले का अल्फा फॉर्म में क्या कलर है, बीटा फॉर्म में क्या कलर है, IBR रेड है कि ब्लैक है। तो ये चार्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21, इसको बल्कि क्या चार्ट को हेडिंग क्या दोगे, इसको तो नोट्स में डाल देना, नोट्स नंबर 8 में डाल देना, ये याद रखना पड़ेगा। क्योंकि तो अगर कोई याद नहीं रख सकता है तो भाई मत पढ़ो, फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 1-2 नंबर चले जाएंगे अगर इसमें से सवाल आ गया तो। चार्ट रटे कैसे जाते हैं, अब रोज पढ़ो, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। खैर, ये जो क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन तो भैया इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बनेगा, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड, ये बनेगा क्वेश्चन, पता है। तो ये आपका क्वेश्चन है कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, ध्यान रखना। तो इसमें मैं पता है क्या सजेस्ट करूँगी, अपना आंसर इसी चार्ट के फॉर्म में ही दे देना, पैराग्राफ के फॉर्म में बनाना ही मत। बुक में चार्ट के फॉर्म में दिया है ना, तुम भी बोर्ड एग्जाम्स में चार्ट के फॉर्म में ही लिख कर आ जाना, ठीक है, तुम भी चार्ट के फॉर्म में। अच्छा, अब इसमें याद रखना कुछ रिएक्शंस बहुत ही स्पेशल है, जैसे ये आखिरी वाली रिएक्शन बहुत स्पेशल है, जिसमें अगर Cl2 को एक्सेस में लोगे तो क्या बनेगा, F2 को एक्सेस में लोगे क्या बनेगा। तो ये स्पेशल रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 ये पूछा जाएगा यहाँ से, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड। ध्यान से सुनना, ये वर्ड है प्रॉपर्टीज, और ऊपर में जो वर्ड था वो क्या था, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। प्रॉपर्टीज और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अच्छा, और इसी चार्ट को रट्टा मार लो, पेपर में भी यही सेम चार्ट बना कर आना है। हाइड्रोलिसिस मैंने कभी भी रटवाई नहीं है, ध्यान रखना, मैंने बताया है कि हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं बिना रटे, ठीक है, ध्यान रखना। तो रटना नहीं, समझना, समझाया है। ये जो पहला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने पढ़ाते वक्त ही मार्क कराया क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन है। और ये डिसप्रपोर्शनेशन, हाइड्रोलिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि हो सकता है इस पूरे चार्ट में से एक रिएक्शन दे दे और बोले कि बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपको वो पता होना चाहिए ना, हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट लिखते कैसे। ज़रूरी नहीं है पेपर में कल को यही हाइड्रोलिसिस आएगी, हो सकता है कोई दूसरी हाइड्रोलिसिस आए, फिर कैसे लिखोगे, तो वो सिखाया है मैंने। 23 में यूजेज ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड, अगर देखो स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि आपको एक्स डैश वाले इंटर हैलोजन कंपाउंड के यूजेस लिखने हैं तो ये 3 पॉइंट लिख देना। अगर बोलता है एक्स डैश 3 वाले के लिखने हैं तो ये 3 लिख देना। बट अगर सिर्फ ऐसा बोलता है यूजेस
तो चार्ट के फॉर्म में इसका आंसर मत लिखना, उसमें प्रॉपर तरीके से हेडिंग देना, यूजेज ऑफ एक्स एक्स डैश 3 पॉइंट्स ए बी सी, उसके बाद यूजेज ऑफ एक्स एक्स डैश 3 3 पॉइंट्स ए बी सी। ठीक है। 23 क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ से पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको पेपर में क्या होगा, ड्रॉ करने को दिया जाएगा स्ट्रक्चर कि ICL का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और उसकी शेप बताओ। तो ये रट्टा मारने वाला टॉपिक नहीं है। अगर आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर आता है तो आप खुद बना सकते हो। अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन पता है कि किस वक्त बेंड शेप कहलाता है, कब स्क्वायर पिरामिडल कहलाता है, तो आप ये कर सकते हो। इसमें रटने वाला कुछ भी नहीं है। ठीक है। अगर आप रट्टा मारने की कोशिश करोगे मत करो, कोई सेंस नहीं बैठता है, भूल जाओगे एग्जाम में। इससे बेटर है कि हाइब्रिडाइजेशन सीख लो 3-4 दिन बैठकर, वो ज़्यादा आसान पड़ जाएगा इसको रटने से। जब तुम हाइब्रिडाइजेशन सीख लोगे ना तो अब ऑटोमेटिकली सवाल बन जाएंगे। ठीक है। तो अगर कोई ऐसा है जिसको हाइब्रिडाइजेशन नहीं आती है, वैसे मैंने ग्रुप में वीडियो शेयर किए थे तो मुझे बताना, मैं फिर से उस इंसान को पर्सनली शेयर कर दूंगी। बट सीख लेना इज़ ज़्यादा बेटर एज कम्पेयर टू डू अ रट्टाफिकेशन। तो यहाँ पे हमारी नोट्स मार्किंग ख़त्म होती है। सब कुछ हमने डन कर लिया। एक बार टेक्स्ट बुक में पीछे देख लेते हैं कि क्या कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जो तुम्हें लिखना हो और मैंने नहीं बताया हो कि लिख लेना। तो देखो, गिव टू यूजेस ऑफ ClO2, ये आपको है तो ये वाली चीज़ खैर लिख लेना टारगेट से। और उसके बाद ये भी आपको टारगेट से ही लिखना है, ये वाला भी आपको टारगेट से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 26, ये क्वेश्चन नंबर 26 लिखना, ये क्वेश्चन नंबर 27 लिखना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इधर आ जाते हैं, गिव टू यूजेज ऑफ क्लोरीन, ये तो मैं ऑलरेडी मार्क करवा चुकी हूँ, है ना, तो इसकी तो नीड ही नहीं है। और उसके अलावा ये तो खैर डिलीटेड सिलेबस से हट चुका है, तो ये इसकी नीड नहीं है आपको। और कोई चीज़ बाकी रह गई है क्या, गिव टू यूजेज ऑफ HCl, ये तो हम ऑलरेडी मार्क करवा चुके हैं, है ना। अच्छा, अब देखो ध्यान से सुनो, ऐसा आएगा क्वेश्चन पेपर कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन Fe। तो तुम्हें तो पता ही है, क्लोरीन Fe मतलब मेटल, मेटल और क्लोरीन रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, मेटल क्लोराइड। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 मान के चलो, वैसे +2 वाला भी ले सकते हो, और इसकी 1, तो क्या हो जाएगा FeCl3। देखो याद करो, एक्सेस ऑफ NH3, है ना। मैंने बताया था कि ज़रूरी नहीं है पूरे पैराग्राफ के फॉर्म में क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है आपको क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्म में पूछ ले, आपको क्वेश्चन डायरेक्ट रिएक्शंस के फॉर्म में पूछ ले। तो ये है, ये क्वेश्चन नंबर 27 लिखोगे अपनी नोट्स कॉपी में। और ये तो मैं मार्क करा चुकी हूँ, जैसा मैंने बताया, डिफाइन इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो देखो ये डिफाइन हो गया, और गिव टू एग्जाम्पल्स उसमें आ ही रहे थे, तो इसको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको टारगेट से लिखना है कि व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन NH3। वैसे तो NH4Cl बन जाता है, तो ये आपको लेकिन लिखना है अलग से। ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा ये भी आपको लिखना है, जिससे क्वेश्चन नंबर 29 ये लिखना है। और उसके बाद ये भी लिखना है, क्वेश्चन नंबर 30 ये भी लिखना है आपकी नोट्स कॉपी में। तुम बोलोगे मैडम ये रिएक्शन है कहाँ, ये टेक्स्ट बुक में ही है रिएक्शन, वो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के जो चार्ट नहीं है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, वहीं से आ रही हैं रिएक्शंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में देखो ये है, हाउ इज हाइड्रोजन क्लोराइड प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। देखो क्या मैंने बताया, सबके जितने भी अभी तक आपने पढ़ा, सबके इसमें 2-2 मैथड ऑफ प्रिपरेशन होती थी, बट HCl ऐसा इकलौता कंपाउंड है जिसकी मात्र एक ही मैथड ऑफ प्रिपरेशन है, और वो हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं, तो इसको वापस से लिखने की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा खैर और तो कुछ है नहीं। तो आज की नोट्स मार्किंग क्वेश्चन नंबर 30 पे ख़त्म होती है। इस तरीके से हम लोगों ने पूरा चैप्टर का ही नोट्स मार्किंग फिनिश कर लिया। तो